नमस्ते दोस्तों, प्रवंशी साइंस रिसर्च सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आइए आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th के विज्ञान का पहले चैप्टर का पार्ट नंबर 4। इससे पहले हमने आपके इस चैप्टर से संबंधित यानी पहले सब चैप्टर से संबंधित हमने आपको 3 वीडियो दिखा दिए हैं, बना दिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे तो पहले उन्हें ज़रूर देखें, तभी ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए ना देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो हमने आपको कल बताया था, क्या बताया था कि पदार्थ में जो परिवर्तन आता है 2 प्रकार से आ सकता है। कितने प्रकार से आ सकता है? 2 प्रकार से। कैसे आ सकता है? मैंने कहा था तापमान के द्वारा आ सकता है और किसके द्वारा? दबाव डाल के, यानी कि दबाव यानी प्रेशर के द्वारा आ सकता है। राइट बोले तो तापमान के द्वारा कैसे? अगर ठोस को हम अगर तापमान देंगे तो वो द्रव बन जाएगा, और द्रव को अगर ताप देंगे तो वो गैस बन जाएगा। क्लियर है? अगर और ताप दे देंगे तो वो प्लाज्मा बन जाएगा। क्लियर? ये बात मैंने आपको बता रखी है। अब बात आती है किसकी? दबाव। अगर हम किसी गैस को ज्यादा दबाव डाल देंगे तो उसके कण पास पास में आ जाएंगे, जिसके वो तरल बन जाएगा। तरल के कण और पास पास में ला देंगे तो वो ठोस बन जाएगा, जैसे कि बर्फ के साथ होता है। चलिए तो देखते हैं आज हम कुछ तापमान के आधार पर कुछ होने वाले परिवर्तन। तो तापमान के परिवर्तन यानी कि जब पदार्थ में हम तापमान बढ़ाते तो कौन कौन से परिवर्तन मिलते हैं। तो वो कुछ प्रभाव हैं, कुछ इफेक्ट है। तो देखते हैं नंबर 1 कौन सा। 1 नंबर गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है और निक्षेपण होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपसे पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। पदार्थ का गलनांक किसे कहते हैं, पदार्थ का क्वथनांक किसे कहते हैं, पदार्थ का निक्षेपण किसे कहते हैं। तो हर चीज को बड़े बारीक से देखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गलनांक किसे कहते हैं या मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं। तो किसी ठोस का, याद रखना ठोस का बोला है, जब किसी ठोस का वह तापमान, और ध्यान रखें कौन से दाब पर? वायुमंडल के दाब पर। अब तुम ये कहोगे वायुमंडली दाब, जिसमें आप लोग बैठे हो ना उसको हम वायुमंडली या फिर हवा का दाब बोलते हैं। जिसमें हम बैठे, हम खड़े हैं, है ना, या आपके कमरे में जो है वो वायुमंडली दाब है बेटा। ठीक है ना। चलिए, वायु का प्रेशर, जिस प्रेशर में आप बैठे वो वायु का प्रेशर है, यानी उसे ही बोलते हैं वायुमंडली दाब। तो उसी में कह रहा है जब किसी ठोस का तापमान वायुमंडली दाब पर, जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर क्या बन जाए? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाता है? उसका मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक कहलाता है। आपको ये किताबी भाषा ना समझे तो सुनो पहले। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर ठोस पिघल जाए और पिघल के क्या बन जाए? द्रव बन जाए। जैसे कि मैंने कहा बर्फ पिघल कर क्या बन जाए? पानी बन जाए। जिस भी टेम्परेचर बर्फ पिघलती है तो वो बर्फ का क्या होगा बेटा? वो बर्फ का गलनांक पॉइंट होगा। क्या बात दिमाग में? जिस पर भी लोहा पिघलता है और पानी जैसा बन जाता है पिघल के, तो वो उस लोहे का क्या हो जाएगा बेटा? वो उस लोहे का हो जाएगा गलनांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलनांक। देखिए आइए कुछ एग्जांपल। जैसे बर्फ का गलनांक कितना बताया गया? 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि बर्फ जो होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलकर पानी में बदल जाती है, तो बर्फ का क्या होगा गलनांक? बर्फ का गलनांक हो गया 0 डिग्री। टंगस्टन धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। अब जी टंगस्टन क्या होता है आपको यही नहीं पता। बर्फ, आपने बल्ब देखा ना जो 10 रुपए का आता है, 10-15 रुपए का, है ना, जिसमें एक तार रहता है छोटा छोटा सा जो मिलकता रहता है। बल्ब 10 रुपए का सूर्या का देखा होगा आप लोगों ने, या और कंपनियों का देखा होगा। राइट, उस बल्ब में जो 10 रुपए का लाल लाल बल्ब जलता है, उस बल्ब की बात कर रहा हूं। तो है ना, जो 100 वाट का आता सीधे सीधे, उस बल्ब में बीच में एक तार रहता है, यानी कि एक स्प्रिंग टाइप का तार रहता है। वो तार किसका बना रहता है बेटा? वो टंगस्टन का बना रहता है। उस तार को हम बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। वो फिलामेंट किसका बना रहता है? टंगस्टन नाम की धातु का बना रहता है। टंगस्टन को W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका जो गलनांक है सबसे अधिक होता है। कितना होता है? वो गलता नहीं है टेम्परेचर, कितना बल्ब गर्म हो जाता है लेकिन वो गलता नहीं है, वो पिघलता नहीं है। तो उसका टेम्परेचर देखो बेटा कितना है, कितने पर अगर उसे गलाना तो उसे गलाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, उसे पिघलाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 3695 केल्विन चाहिए। केल्विन याद रखना है ना। इसी तरीके लोहे का जो गलनांक होता है वो कितना होता है? यानी कि 1538 डिग्री सेल्सियस। अगर लोहा पिघलता है तो लोहा को इतना टेम्परेचर दे दिया है तो लोहा पिघल जाएगा। क्या बात समझे? पानी कितने पिघलता है? 100 डिग्री पे। क्लियर है? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये कहलाता है, ये जो टेम्परेचर है, जैसे लोहा इतने पे गलेगा तो लोहे का गलनांक है। जैसे टंगस्टन इतने पे गलेगा तो टंगस्टन का गलनांक। बर्फ अगर 0 डिग्री पे गलती है तो ये बर्फ का गलनांक। क्लियर है? एक ध्यान से देखो बेटा, जो 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। ये 15 वाले गिने नहीं जाते हैं। ठीक है ना। चलिए 1 मिनट रुकना बेटा। चलिए बेटा देखते हैं। अब पूछा गया गलनांक, जो संगलन होता है, जो गलनांक होता है उसकी गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? संगलन माने गलनांक एक तरीका।
संगलन की गुप्त उष्मा या प्रसुप्त उष्मा भी इसे बोला जाता है। तो गलनांक की संगलन की गुप्त उष्मा या फिर प्रसुप्त उष्मा किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखना, आपको ठोस 1 किलो लेना है। क्या कहिए? आपको ठोस 5 किलो 6 किलो नहीं लेना है। वायुमंडलीय दाब वही जिसमें आप बैठे हो वाला दाब, अगर हम किसी ठोस 1 किलो ठोस को, है ना, उसके गलनांक पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे संगलन की गुप्त उष्मा। वेरी वेरी मोस्ट ध्यान से सुनना, आपको बनाने ने आपको यही परिभाषा लिख देने, बस इसमें एक बोलना, यहां बोला गया है ठोस तो जहां बोल देना 1 किलो ठोस, बस वही परिभाषा पे लिख दो। कैसे बोलेंगे जरा ध्यान सुनना। जब किसी ठोस का 1 किलोग्राम का वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर कायम बदल जाए द्रव अवस्था में, 1 किलो बोलना है, ध्यान रखना। अगर मैं ऐसे बोलूं कोई ठोस किसी तापमान पर ठोस से क्या बन जाए? द्रव बन जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे तो हम गलनांक कहेंगे। और मैं ठोस के साथ ये बोल दूं 1 किलो ठोस, क्या बोल दूं? 1 किलो ठोस है, वो अगर ठोस से द्रव अवस्था में बदल जाता है जिस भी टेम्परेचर पर, तो वो उसकी प्रसुप्त उष्मा कहलाएगी या फिर उसकी गुप्त उष्मा कहलाएगी। क्लियर है? ये बात हुई क्लियर? चलिए 1 किलो जरूर बोलना है और पूरी परिभाषा ऊपर वाली बोल देना। तो यहां पर क्या एक बात देखिए, संगलन की गुप्त उष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देती। एक बात ध्यान रखना, अगर जैसे तुम्हें पता होना चाहिए, अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस उबलता है, मैं क्वथनांक की बात कर रहा हूं, तो आप चाहे इतना टेम्परेचर बढ़ा लो, वो 100 डिग्री पे ही उबलेगा। ध्यान रखना, 100 से नीचे करोगे तो उबलेगा नहीं, 100 से ऊपर करोगे तब भी पानी उतना ही गर्म रहेगा। ध्यान रखना, ठीक है ना? ध्यान रखना अच्छी तरीके से। इसे मैं और अच्छी तरीके से आगे डिटेल में बताऊंगा इस लाइन का क्या मतलब है, ठीक है ना? चलिए अब बात करते हैं क्वथनांक। ये क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग, यानी उबालना। अगर क्वथनांक ना समझ में आए तो उबालना, यानी कि जिस भी टेम्परेचर, अभी मैंने कहा था ठोस को द्रव बनाना है तो उसका गलनांक होगा, लेकिन द्रव को गैस बनाना है तो बेटा क्या होगा? क्वथनांक। ध्यान रखना, ठोस वस्तुओं का क्वथनांक नहीं होता, ठोस वस्तुओं को होता है गलनांक। मैं अगर पूछ दूं, ये पूछ दी, बताइए ठोस से द्रव बनाना तो क्वथनांक होगा गलनांक होगा? तो कहना सर ठोस से वो तो गलेगी तो यानी पिघलेगी, तो सर वो गलनांक होगा। अगर मैं पूछ दूं क्वथनांक किसे होता? क्वथनांक का मतलब होता है उबालना, यानी कि बॉयल करना। क्लियर है? तो बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? यानी कि कोई द्रव है जिस भी टेम्परेचर वो उबलना शुरू कर देता। तुम्हें पता पानी कितनी डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? तो तुम कहो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो पानी का जो तुम्हारा क्वथनांक है, क्या बेटा? क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट, तो उसे हम कहेंगे पानी का क्वथनांक। क्लियर है? क्वथनांक बिंदु बोल देंगे। तो यही जहां में लिखा है, देखो क्या लिखा है? वह तापमान, यानी वायुमंडलीय दाब लिखा है, वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है। मैंने बोला था पानी 100 डिग्री पर उबलने, तो वो इसका वो वाला टेम्परेचर उसका क्या कहलाता है? उसका क्वथनांक कहलाता है। अर्थात किसी पदार्थ का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर कायम बन जाए गैसीय अवस्था, यानी पानी यानी पानी उबल कर 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है और वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, यानी भाप में परिवर्तित होता है। भाप गैसीय तो होती है ना। तो बात आई समझ में? अब कैसे लिखेंगे क्वथनांक? तो ऐसे बिल्कुल सिंपल है। कैसे लिखेंगे? जब कोई द्रव हो, मैं ऐसे बोलूंगा किसी भी टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव है, द्रव पिघलकर क्या बन जाए? द्रव पिघलकर, ये सॉरी द्रव उबलकर, उबालना बोलेंगे, द्रव उबल के क्या बन जाए? गैस में बदल जाए, भाप में बदल जाए, तो वो उसका टेम्परेचर क्या कहलाएगा? वो उसका टेम्परेचर कहलाएगा क्या बेटा? वो उसका कहलाएगा क्वथनांक। क्लियर है? उबलने वाला बिंदु कहलाएगा। चलिए पानी का मैंने बता दिया, पानी धीरे पे खुल जाता। अब इसकी भी गुप्त उष्मा होती है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, उसका गलनांक की, ठीक है ना, गुप्त उष्मा, ऐसे इसकी भी गुप्त उष्मा होगी। तो मैंने उसमें कितना किलो की कही थी? वहां मैंने 1 किलो ठोस कहा था, यहाँ 1 किलो द्रव लेना है, बस देखना बेटा। तो यहाँ क्या लिखा है? वायु ने दाब रख ली, 1 किलोग्राम द्रव को क्वथनांक पर गैस में बदलने की जो जितनी ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कह देंगे गुप्त उष्मा कह देंगे। अब ये बात पहले नहीं पड़ी होगी ना आप लोगों ने, तो मैं आपको बता देता हूं। अरे भाई कहां जा रहे? 1 मिनट के लिए रुकना बेटा। नहीं आ गई होगी तो ये बात समझ, मैं आपको सिंपल बता देता हूं। यानी कोई द्रव जिस टेम्परेचर पर, जिस भी टेम्परेचर पर, ध्यान रखना, कोई द्रव जिस टेम्परेचर पर अगर उबलने लग जाए और उबलकर गैस बन जाए तो हम उससे कहेंगे क्वथनांक। क्लियर है? और मैं यही बात ऐसे बोल दूं, 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम अगर कोई द्रव है वो उबल कर क्या बन जाए? गैस बन जाए, तो उसे हम कहेंगे
उसकी क्या बोल देंगे, उसकी बोल देंगे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। वाष्पीकरण का मतलब होता है भाप बनना, ठीक है ना। कोई द्रव जिस टेम्परेचर पर भाप बनने लगता है तो उसे तो हम कहेंगे क्वथनांक, लेकिन द्रव 1 किलो ले लूं तो वही क्वथनांक कहलाएगा वाष्पीकरण। उम्मीद है आपको याद हो गई हो, क्लियर। जब बस हम 1 किलोग्राम द्रव लिख देना। चलिए बेटा, तो ये इंपोर्टेंट जो आपको अब बात आती है ऊर्ध्वापातन क्या होता है। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा। ऊर्ध्वापातन क्या होता है, जब कोई पदार्थ द्रवावस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस से सीधे क्या बन जाए, गैस में बदल जाए। यानी कोई ऐसा पदार्थ है जो ठोस था, मैंने अभी क्या बताया, बर्फ क्या करती है, सबसे पहले बर्फ को मैंने यानी कि बर्फ को गलाया तो गल के क्या बन गई, वो तो पानी बन गई, और पानी को जो मैंने उबाला क्वथनांक किया तो वो गैस बन गई। लेकिन कोई ऐसा पदार्थ हो जो ठोस से सीधे गैस बन जाए, द्रव में आए ही नहीं, यानी किसी पदार्थ को हम ठोस से सीधे कायम बदल दें, ठोस से सीधे गैस में बदल दें, द्रव अवस्था में लाई नहीं, तो अगर कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल रहा है तो वो उसका होता है ऊर्ध्वापातन बिंदु। समझ में आया कि नहीं आया। इससे सिंपल अब बेटा कुछ भी नहीं है। मैं आपको दो चार कपूर देख लेना, कपूर देखना या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। खैर आपको ये सब चीजें कहां मिल रही है, कपूर तो दुकानों में मिल जाएगा, उसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। ये पढ़ लियो आप लोग खुद ही, मैंने नोट्स बना दिया। लेकिन कपूर का एग्जाम्पल सब लोग आमतौर पर कपूर तो देखते ही है। कपूर की टिकिया ले लेना। ओके बेटा, कपूर की टिकिया को एकदम जलाना, उसे जलाना तो गारंटी देते हैं वो सीधा गैस में बन जाएगी, वो पिघलेगी नहीं कपूर की टिकिया, ठीक है ना। अब डालडा को देखना जला के तो वो पिघलेगा, घी को देखना वो पिघलेगी, प्लास्टिक को देखना वो भी पिघलेगी, वो भी द्रव बनेगी। लेकिन कपूर सीधे ठोस होती, कपूर की टिकिया ठोस से सीधे गैस में बदल जाती, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ऊर्ध्वापातन। क्या आपके दिमाग में आ गया। तो कैसे कहेंगे ऊर्ध्वापातन, वह तापमान जिस पर क्या हो जाए, कोई ठोस सीधे गैस में बदल जाए और द्रवस्था में बदले नहीं, तो उसे हम कहेंगे बेटा क्या, उससे हम कहेंगे ऊर्ध्वापातन। क्लियर होगा कि नहीं। और अगर इसका उल्टा होता है बेटा क्या, निक्षेपण। इसका उल्टा, अभी मैंने कहा ठोस से गैस बन जाए तो उसे ऊर्ध्वापातन, लेकिन गैस से ठोस बन जाए डायरेक्ट तो हम उसे कहेंगे निक्षेपण। क्लियर बात समझ में आ गई। अब ज्यादा दिमाग मतलब जय हम लिखा हुआ, जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना गैस सीधे ही कैसे बन जाए, गैस सीधे ही ठोस में बदल जाती है, उसका मैंने उल्टा लिख दिया। तो इस प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। वही चीजें फिर से जो बाम एग्जाम्पल है तेजा में, ठीक है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड दे सकते हो। क्लियर बात समझ में आई। तो उम्मीद है आज के लिए आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। लाइट शायद चली गई है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपको इतना समझ में आया, एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं पूरे का। चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए, तो एक बार देख लो, आपको क्या बताया मैंने बताया तापमान का प्रभाव क्या क्या दिखा। तापमान के प्रभाव से आपको क्या क्या मिला। नंबर 1 आपको मिला गलनांक, ध्यान से देखना पहला गलनांक। फिर आपको क्या मिला, क्वथनांक, ध्यान से देखना क्वथनांक, अरे जाम क्वथनांक, अरे क्वथनांक। फिर देखा अपन ने क्या, फिर देखा बेटा अपन ने क्या देखा, क्वथनांक के बाद ऊर्ध्वापातन, क्या देखा, ऊर्ध्वापातन। फिर क्या देखा अपन, फिर देखा निक्षेपण। क्लियर है, इतनी बातें तो देखी थी, निक्षेपण। क्लियर है बेटा। और इसकी मैंने क्या देखी थी, इसका मैंने देखा था क्या, प्रसुप्त उष्मा। प्रसुप्त या गुप्त की बात है, प्रसुप्त या फिर गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा। क्लियर है। इसमें मैंने क्या देखा था, इसमें देखा था वाष्पीकरण, क्योंकि इसमें भाप बन जाती है, भाप यानी वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। क्लियर है, इतने टर्म आए थे। क्लियर है, तापमान की वजह से इतने टर्म आए, तो गौर से देखना। नंबर 1 मैं एक एक करके फिर रिवीजन करवा देता हूं। गलनांक किसे कहते हैं, सबसे पहले देखना गलनांक। आप बोलना वायुमंडल की दाब पर कोई ठोस, मैं क्या बोल रहा हूं, द्रव क्यों बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा था वायुमंडल की दाब रखना, जो नॉर्मल में आप हो वो वाला दाब, ठीक है ना। तो वायुमंडल की दाब पर अगर कोई ठोस है पिघल कर किस में बदल जाए, द्रव में बदल जाए, तो वो जिस टेम्परेचर पर ठोस से द्रव में बदल रहा है वो तो उसका हो गया गलनांक। उस तापमान को कहेंगे गलनांक, ध्यान रखना। क्लियर है। अब क्या होता है जी, अभी मैंने ठोस कितना लिया था, मैंने ये तो मात्रा तो बताई नहीं, 1 किलो 2 किलो। अब मैं बोल रहा हूं 1 किलोग्राम ठोस लेना है, 1 kg क्या लेना है, ठोस पदार्थ लेना है। वो ठोस पदार्थ जो है जिस भी तापमान पर कायम बदल जाए, ठोस सीधे द्रव में बदल जाए, पानी वाली अवस्था में पिघलने ना तरल में बदल जाए,
तो वो तापमान जो तो वो आप गलनांक ना कह के उसे क्या कहेंगे, प्रस्तुत ऊष्मा कहेंगे। इतना याद हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल सिंपल है। जब मैं बस ठोस की मात्रा नहीं बतानी, इसमें ठोस की मात्रा बता। ओके चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। और इसमें मैंने क्या बताया था, गलनांक। यहां क्या होगा, यहां कोई द्रव क्या होगा, बिना, जहां कोई द्रव किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। अब वो कोई द्रव जो है जिस भी टेम्परेचर पर गैस में बदल रहा है तो वो उसका क्या हो जाएगा, क्वथनांक। अगर मैं द्रव 1 किलो की बात कर दूं तो वही उसकी हो जाएगी गुप्त ऊष्मा। ठीक है ना? चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। और इसमें क्या बताया था, अगर कोई ठोस है, क्या कही, अगर कोई ठोस है द्रव में ना बदले, सीधे ठोस से गैस बन जाता है तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहेंगे। और इसका उल्टा यहां बोलना, अगर कोई गैस जो है, गैस के अगर कण हम पास पास लाए तो तरल बनता है, और तरल के पास पास लाए ठोस बनता है। और कहीं ऐसा हो जाए गैस सीधे ठोस में बदल जाए तो उसे हम कहें निक्षेपण। बात इतनी क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब बताइए एक बार फटाफट मुझे को जल्दी जल्दी। अगर मैं कह रहा हूं यहाँ ठोस का में बदलता है, इसमें तो ठोस का हो गया तरल में बदल जाता है। क्लियर है? और मैं कहूं इसमें का ये तरल किस में बदल जाता है, तो तरल बदल जाए गैस में। क्लियर बात समझ में आई? और इसमें क्या होता है, इसमें ऊर्ध्वपातन में इसमें सीधे ठोस काम बदल जाता है, सीधे ठोस काम बदल जाता है गैस में, काम बदल जाता है गैस में। और इसमें क्या होता है, सीधे गैस काम बदल जाती है, किस में बदल जाती है, ठोस में। उम्मीद है ये बात आपको एकदम मस्त समझ में आ गई होगी अभी तक। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये था तापमान का प्रभाव। अब हम पढ़ने वाले कौन सा प्रभाव बेटा, अब हम पढ़ने वाले तुम्हारे उसका, मेरे, हाँ, दाब का प्रभाव। गौर से देखना, दाब। तो कल ही मैंने इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपको बता रखा है। क्या बता रखा है कि किसी, कल गैस सिलेंडर का मैंने उदाहरण दिया, याद है ना? यानी कि मैं ये बता रहा था, बस इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना बेटा। देखो इसमें आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसमें आपको कुछ जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखना बेटा, ये गैस है, गौर से देखना बेटा, गैस है। और गैस के कण कहां होते हैं, दूर दूर होते हैं। अगर गैस के कण में पास पास ले आऊं तो वो क्या बन जाएगा, ये गैस है इस वक्त। अगर गैस के कण में पास पास लेके आ जाऊं तो माने दबाव, पास पास कैसे आएंगे, दाब लगा के, क्या लगा के, दाब लगा के। क्लियर बात समझ में आएगी? यानी प्रेशर लगा के, क्या लगा के बेटा, प्रेशर लगा के। क्लियर है? पिचका के एकदम पूरी ताकत लगा देंगे तो ये कण कहां आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। राइट? ये कण कहां आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। क्लियर है? तो ये बन जाएगा तरल। क्या बन जाएगा, तरल। अब मैं इसके और ज्यादा प्रेशर लगा दूं और इनको दबा दूं तो ये क्या बन जाएगा, बिल्कुल पास पास आ जाएंगे ये कण। तो ये बन जाएगा क्या बेटा, ये बन जाएगा ठोस। क्या बन जाएगा, ठोस। बस यही है इसमें सब कुछ। ठीक है ना? बात समझ आई? यानी दाब परिवर्तन के क्या होता है, दाब घटाने पर क्या लिखा है बेटा, अगर दाब को तुम यहां से घटाए दोगे तो वो तरल बन जाएगा, और तरल को और घटा दोगे तो वो गैस बन जाएगी। तो जाम देखे क्या लिखा है, दाब घटाने पर हम सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करते हैं। यानी कि अगर हम क्या करते हैं, अच्छा तापमान घटाने पर, ठीक है, तापमान ध्यान रखना, तापमान घटाते चलना। ठीक है ना? अगर तापमान इनका बढ़ गया तो तुम्हें पता है इनके पास ऊर्जा आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी तो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, इसलिए तापमान कम रखना, ध्यान रखना। तो तापमान घटाकर हम क्या करते हैं, सिलेंडर में, गैस सिलेंडर की बढ़िया बात है, उससे हम गैस के कणों को क्या करते हैं, संपीड़ित करते हैं, दबाते हैं। और दबाते हैं तो क्या हो जाता है, तो कणों के बीच की दूरी क्या हो जाती, कम हो जाती। क्या हो जाती, कम। और क्या बन जाती है, गैस कहां बदल जाती है, सीधे की सीधे द्रव में बदल जाती है। ये बादल नहीं है, बदल जाती है। क्लियर है? चलिए, तो यही मैं आपको बता रहा था। क्लियर बात समझ में आएगी नहीं? यहां एक बात ध्यान रखना कि गैस द्रव में कैसे बदलती है, ये इंपोर्टेंट टर्म है। गैस को अगर तरल बनाना है, द्रव, तो नंबर 1 दाब बढ़ाना है, यानी कि प्रेशर तुमको बढ़ाना है। क्या करना है बेटा, प्रेशर बढ़ाना है, लेकिन टेम्परेचर घटाना है। सिलेंडर में अगर गैस भरना तो एक ही तरीका है कि जो गैस है उसका तापमान कम कर दो और प्रेशर बढ़ा दो। तो तापमान कम करेंगे तो जो कण हैं उनकी ऊर्जा कम हो जाएगी, वो दूर दूर नहीं भागेंगे। राइट? और दाब अगर हम बढ़ा दें तो वे कण कहां आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। ठीक? तो वो गैस क्या बन जाएगी, सीधे सीधे तरल बन जाएगी। इसलिए सिलेंडर में जो गैस होती है वो पानी के रूप में भरी रहती है, इसलिए बजती भी ऐसे ला के देखना। क्लियर है? अगर उनको और दबा देंगे तो ठोस बन जाएगी। क्लियर बात समझ में आएगी नहीं? तो जहां मैं नोट बना के कुछ बातें लगी हो, ये चैप्टर बेटा खत्म है। जब ज्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण क्या हो जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं। बिल्कुल हमने बताइए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिससे हम शुष्क बर्फ कहते हो, उसे बिना द्रव अवस्था में बदले वापस गैसीय अवस्था में ला सकते हैं। ठीक? यानी कि सेसावे लगा सकते हैं। उसके लिए हमें, ये तो तुम पढ़ते रहना बेटा, बात है ना, ये छोटी मोटी बातें हैं, जो मेन बातें थी वो हमने आपको बता दी है। चलिए अब बच गए जीवाला, और देख लेते फटाफट बेटा, बस खत्म ही है, खत्म ही। वाष्पीकरण क्या है, देखो
एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में के सतहों के कण क्वथनांक से नीचे किसी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अर्थात किसी द्रव का वाष्प में बदलना ही क्या कहलाता है? तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाने जाओ, कुछ था ही नहीं यार। मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि ये पानी भरा हुआ है, ठीक, और इसे तुम गर्म कर रहे हो, जिस भी तापमान पर गर्म कर रहे हो, दिखाई दे रहा है बेटा? बिल्कुल, जिस भी तापमान पर तुम गर्म कर रहे हो, तो ये ऊपर वाले कड़े बेटे दिखाई दे रहे हैं, ये वाले ऊपर वाले, ये भाप बनने में चालू कर दें, ऊपर वाले कड़े भाप बनने में चालू कर दें, तो इस प्रक्रिया को, यानी भाप बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं, भाप बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। लेकिन जब तापमान को क्या कहता है? क्या कहता है बेटा? क्वथनांक। याद रखना, दोनों में अंतर है, नहीं तुम एक समझ बैठ जाओ। उस तापमान को तो हम कह देंगे, यानी कि कोई द्रव जो पानी है, पानी भाप बनने में चालू हो गया, तो जो भाप बनने की जो प्रक्रिया उसे हम वाष्पीकरण कहेंगे, और जो तापमान है, जिस तापमान की वजह से वो भाप बनना है, उस तापमान को कहेंगे क्वथनांक बिंदु। समझे? वो एक प्रक्रिया है और ये तापमान है। समझ में आ गया? चलिए, अब क्या लिखा है बेटा, एक बार और देख लो, बहुत बढ़िया बात है। चलिए एक बात देख लो क्या लिखा हुआ है। वाष्प की सतह को प्रभावित करने वाले कार्य, यानी कि सतही क्षेत्र, इसे बढ़ाने से वाष्प की दर बढ़ जाती है। ये देख लो बेटा, यानी कि सतही, यानी इसे बढ़ाने पर, किसको? सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, स्वाभाविक है, देखना आप लोगों ने देखा होगा, पानी इतने में यहाँ उबल रहा है, तो एक काम करो, पानी यहाँ आग दे रहे हो तो बड़े से तसला में रख दो, काम रख दो ये पानी, तो ज्यादा क्षेत्रफल हो जाएगा, तो भाप बन के जल्दी उड़ जाएगा पानी। क्लियर है? समझ में आ गया? एक छोटे तुम लोटा में रखे और तवा पे रख दी, देख लेना पानी किसमें जल्दी उड़े। तुम कहो सर तवा बड़ा होता है इतना सा और लोटा का इतना, लोटा में पानी बहुत देर में उड़ेगा और तो तवा पे हाल उड़ जाएगा, क्योंकि उसका क्षेत्रफल बढ़ चुका है। क्लियर है? इसलिए जल्दी उड़ जाएगा पानी भाप बन के, यही इसमें लिखा हुआ है। अगला वाला देख लेते, तापमान में वृद्धि। और ये बात है तो आप जानते ही हो, जितना तापमान जल्दी बढ़ा दोगे, तो तापमान बढ़ा दोगे तो जल्दी क्या हो जाएगा? वाष्प जल्दी बन जाए, भाप जल्दी बन जाए, तो उसकी दर बढ़ जाती है। चलिए आगे देखते हैं, आर्द्रता। अब जी तो स्वाभाविक है, देखना, अगर हम क्या करेंगे, अगर जो पानी है उसको जो भाप बनना है उसमें हम ठंडा पानी डाल दें, ठंडा का मतलब आर्द्रता, ठंडा ही डाल दें, तो जल्दी बताइए, पानी गर्म हो रहा था, उसकी भाप बनी, उसमें ठंडा डाल दें, तो अब भाप बनेगी नहीं, भाप डाउन हो रह जाएगी, भाप बनने बंद हो जाएगी। राइट? भाप की दर, यानी कि वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्लियर है? अब बात आती है वायु की गति। कल अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। कपड़ा आपने सूखते हुए देखिए आज तक कभी जिंदगी में? कपड़े सूख रहे हैं, क्या सूख रहे हैं? कपड़े। और तुमने देखा होगा कपड़े गीले हैं तो कपड़े सूखते कैसे? क्योंकि कपड़ों में जो पानी होता है वो भाप बन के उड़ जाता है। तो तुमने देखा होगा तुम्हारे घरों में अक्सर बरसात के मौसम में कपड़े नहीं सूखते तो हम कूलर के आगे रख देते हैं या पंखा के आगे। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, जब हवा जाएगी तो कपड़े जल्दी सूख जाए। इसका मतलब क्या है? कपड़े सूखने का मैंने कहा मतलब होता है कि जो पानी उसमें कपड़ों में भरा वो भाप बन के उड़ गया, यानी कि वाष्पीकरण जल्दी हो गया। यानी कि हम पंखा चालू कर देंगे तो पानी जो कपड़ों में है उसका वाष्पीकरण जल्दी हो जाएगा। इसी में आप लिखा हुआ, अगर हम हवा की गति बढ़ा दें पंखा किसी के द्वारा तो वाष्पीकरण की दर भी, यानी कि जो कपड़ों जल्दी सूख जाएंगे। क्लियर है? कपड़ों के अंदर जो पानी है उसका वाष्पीकरण हो जाएगा। तो मैंने यही बोला, अगर हवा की गति बढ़ जाएगी तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। समझ में आया? जैसे गीले कपड़ों की मैंने बता दिया। क्लियर? तो उम्मीद है आज के लिए आपके लिए इतना ही काफी हो, आपको बहुत पसंद आया होगा।